10 करेंगे पार्ट 4 का। लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, इसमें पुनः मूल्यांकन खाता और उसकी प्रविष्टि सिखाई जाएगी आपको। बहुत इजी लगने वाला है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। पुष्पा, राजेश, पुष्पा और प्रतिभा हैं, उनका पुनः मूल्यांकन खाता बनाना है। पुनः मूल्यांकन खाता पूरा समायोजन के बेस से बनाते हैं। अगर संपत्ति में वृद्धि हो अर्थात फ़ायदा हो तो पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ आपको प्रविष्टि करनी होती है, और वृद्धि अगर पुनः मूल्यांकन में अगर हमको जो समायोजन लिखा होता है उसके बेस पर हमारे संपत्ति में कमी हो तो उसको हम लोग पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ प्रविष्टि होगी। दायित्व में अगर वृद्धि हो तो पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ प्रविष्टि होगी, और दायित्व में अगर कमी हो तो पुनः मूल्यांकन की जमा तरफ प्रविष्टि होगी। मेरा एक ही सिंपल कहना होगा कि अगर आपका फ़ायदा समझ में आ रहा है कि जिससे आपका फ़ायदा हो रहा है तो पुनः मूल्यांकन की जमा तरफ लाभ होते हैं, और घाटा लग जाए तो क्या हो जाएगा, पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ। हम प्रविष्टि चालू करते हैं, और सबसे पहले आप समायोजन कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 का समायोजन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में समायोजन में दिया हुआ है, जमीन मकान की कीमत 2,50,000 तक बढ़ानी है। मतलब जमीन मकान पहले कितना था, जमीन जो था वो पहले कितने का था, 1,80,000 का। अब संपत्ति में देखोगे तो जो आपका पक्की तलपट सवाल में दिया है उसके संपत्ति में आप देखोगे तो 1,80,000 उसकी कीमत दी हुई है, और बोला है कि उसकी कीमत 2,50,000 कर दो। मतलब कि 70,000 रुपये की मकान की कीमत में क्या होगी, ज़मीन की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसी प्रकार से मकान की कीमत को बोला है बढ़ाना है। अच्छा, बढ़ाना है डायरेक्टली बोल दिया तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली वही अमाउंट लिख दो जितना बढ़ाना है। मतलब 50,000 रुपये बढ़ाना था तो 50,000 की प्रविष्टि करो। आसान लगा होगा, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। विनियोग की कीमत 30% घटानी है। घटानी मतलब संपत्ति में कमी करना है, और कमी करोगे तो ये आपका घाटा लगेगा। कितने रुपए कमी करना है, 30% की। तो आप 30% निकालो, 30,000 दिया है, 30,000 का 30% आप निकालोगे जब तो आपको आएगा 12,000 रुपये। आसान, मतलब इतना घटाना था तो मतलब संपत्ति में कमी हुई, मतलब आपका घाटा लगा तो आपको उधार तरफ प्रविष्टि करना है। इसी प्रकार से बोला है, देनदारों में जो भी उसकी कीमत है उस कीमत का 20% डूबत ऋण अनामत करना है। मतलब देनदार की आप कीमत देखो तो सवाल में दिया हुआ है 50,000। 50,000 की कीमत का 20% आपको डूबत अनामत बोला है। तो डूबत अनामत आपको 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 10,000। मतलब आपको 10,000 रुपये का संपत्ति में से कमी हुई मतलब उधार तरफ। डूबत ऋण अनामत की कितने रुपए की कमी हुई, 20%। 20% मतलब 10,000। इसी प्रकार से बोला है कि जो आपका बाकी का अमाउंट बनता है उस पर आगे हम लोग निकालते हैं बट्टा अनामत, और बट्टा अनामत बोला है 5% करना है। तो 5% वापस से कमी आग हो जाएगी। बट्टा अनामत की फिर से कमी करना है, कितना, लगभग 2,000 है। तो 2,000 ये और कमी होगी तो 2,000 और लिखना पड़ेगा आपको। बट्टा अनामत 2,000, समझ गए। ये दोनों संपत्ति में से घटाते हैं, डूबत अनामत भी और बट्टा अनामत भी। इससे दोनों को हम लोग घटाव करके यहाँ पे, घटाव मतलब कि पुनः मूल्यांकन की उधार तरफ। इसी प्रकार से आगे बोला है कि स्टॉक में 20% कमी करना है, और उसमें भी अमाउंट दिया है। बोला 15,000 का स्टॉक है, उसका ही 20% लेना है। मतलब स्टॉक आपको लेना है, स्टॉक में कमी हुई तो कमी मतलब पुनः मूल्यांकन उधार में आएगा। और 15,000 सवाल समझने में 15,000 अमाउंट भी दी है, उसका 20% आप निकालोगे तो लगभग 3,000 की आपको प्रविष्टि करनी है। संपत्ति में कमी हुई तो पुनः मूल्यांकन उधार में प्रविष्टि। लेनदारों जो लेनदार हैं उनमें से 20,000 को अब नहीं चुकाना पड़ेगा। तो लेनदार हमारा चुकाना मतलब दायित्व होता है, अब उसमें हो गई कमी मतलब हमारा हो गया फ़ायदा। कितने रुपए नहीं चुकाना है, 20,000 रुपये आपको नहीं चुकाना है। तो 20,000 का फ़ायदा मतलब दायित्व में कमी मतलब पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ। संपत्ति में कमी मतलब पुनः मूल्यांकन की उधार तरफ। ये दायित्व में कमी हुई, ये सब पुनः मूल्यांकन की जमा तरफ आया। और वैसे भी किसी को चुकाना आप नहीं देना पड़ेगा तो फ़ायदा हो गया तो जमा तरफ आता है। खर्च चुकाना बाकी बोला है, खर्च मतलब हमारा दायित्व है, और दायित्व में हो गई वृद्धि मतलब और चुकाना बाकी मतलब चुकाना पड़ेगा ना, तो घाटा लग गया। वैसे भी दायित्व में वृद्धि हो तो पुनः मूल्यांकन के उधार में ही आता है।
अमाउंट है 3000 रुपये। उसी में नंबर 7 पर ही लिखा हुआ है कि अप्राप्त आय। अप्राप्त आय है मतलब हमको मिलेगा पैसा, हमारा फायदा हुआ। अप्राप्त आय है तो ये संपत्ति है, हमको मिलेगा पैसा, मतलब ये फायदा है, संपत्ति में वृद्धि हुई है तो क्या होगा, जमा तरफ आएगा। उसकी अमाउंट दी है 2000 रुपये। आशा रखता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इस तरफ और इस तरफ, जिस तरफ ज़्यादा हो उस तरफ की अमाउंट को जोड़ना होता है। इस तरफ का मुझे ज़्यादा दिख रहा है इस तरह, इसलिए उस तरफ को जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70, 20, 50, एक 20, एक 40, एक 42 जैसा आएगा। 1,42,000 आया। 1,42,000 में से इधर की अमाउंट हटा देंगे तो लगभग आएगा 72,000। 72,000 को साझेदारों के बीच बांट, इस साइड आए तो लाभ होता है, इस साइड आए तो हानि होता है ना। तो इधर आए तो लाभ हुआ, और लाभ नाम है साझेदारों के राजेश, पुष्पा, प्रतिभा। राजेश, पुष्पा और प्रतिभा, इन तीनों को हमको बांटना है लाभ को, और लाभ को पुराने अनुपात में बांटना है। तो पुराना अनुपात 2:3:1 दिया। इसमें आप 72,000 को कैलसी में बांटो तो आपको 24,000, 36,000 और 12,000 आएगा। आराम से आप कर पाओगे, मतलब 72,000 गुणा 2/6, 72,000 गुणा 3/6, 72,000 गुणा 1/6, इस तरीके से सारी अमाउंट। अब इसकी प्रविष्टि आपको बहुत आसान लगने वाली है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो भी चीज़ें जमा तरफ दी है उन सबको उधार करना है और पुनः मूल्यांकन खाता जमा करना है। आशा रखता हूँ बहुत आसान लगा होगा। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहली प्रविष्टि, जमीन खाता उधार और पुनः मूल्यांकन खाता जमा। क्योंकि पुनः मूल्यांकन के जमा में दिया है तो पुनः मूल्यांकन खाता जमा होगा और जमीन खाता उधार होगा। तो वही मैंने यहाँ पे प्रविष्टि कर दी। अमाउंट कितनी आएगी, 70,000। और आप इसका विवरण भी ऐसे ही लिख दो तो भी चलेगा। विवरण कैसे लिखोगे, जमीन की कीमत में 70,000 रुपये की वृद्धि हुई। इसी प्रकार से मकान का भी होगा। रोजनामचा तो आप 11वीं में सीख ही गए हैं। मकान खाता उधार और पुनः मूल्यांकन खाता जमा। अमाउंट 50,000। उसके बाद फिर लेनदार भी ऐसे ही होगा। अब आपको मैं इधर का सिखा, अच्छा इधर आप लिख भी दोगे कि मकान की कीमत में 50,000 रुपये की वृद्धि हुई। इसी प्रकार से विनियोग का, डूबज नामत का, बट्टा नामत का, स्टॉक का कर पाएंगे आप। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तीसरा नंबर, विनियोग। अच्छा ये अब देखो उधार साइड में, जमा साइड का मैंने आपको जैसे दो बताया ना, वैसे इसको उधार साइड वाला है। उधार साइड वाला है तो पुनः मूल्यांकन उधार होगा और ये जमा हो जाएगा। मतलब जैसे ये जमा में था तो ये उधार हो गया था, वैसे ये उधार में है तो अब ये जमा हो जाएगा, है ना। और पुनः मूल्यांकन उधार हो जाएगा, क्योंकि पुनः मूल्यांकन की उधार तरफ है और खतौनी का नियम जो है उसको लागू करना है। तो खतौनी के नियम में ऐसे ही होता है ना, उधार वाला जमा, जमा वाला उधार, और उसके अपोजिट में जो खाते का ऊपर नाम। तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार और विनियोग खाता जमा। अमाउंट 12,000। अब लिखोगे कि विनियोग के कीमत में 12,000 की कमी नहीं। विनियोग, अब इधर विवरण लिख के लिखो तो भी चलेगा। विनियोग के कीमत में 12,000 रुपये की वृद्धि हुई। बहुत आसान लगेगा, ऐसी आशा रखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद
बिना की मतलब 12,000 की कमी हुई है, क्योंकि उधार तरफ है इससे कमी होगी और जमा तरफ होता तो वृद्धि होगी। उसके बाद डूबत ऋणानामत, ये भी उधार तरफ है, तो लिखोगे। अच्छा, डूबत नामत बट्टा नामत दोनों देनदार का ही समझना है, इसको साथ में भी आप लिख सकते हो। साथ में लिखो तो अलग अलग लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साथ में लिखो तो भी बेटर है।